आज हम लोग एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद होती है। मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी की, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी जो होता है वो स्मॉल कैप से कम वोलेटाइल होता है, लेकिन रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप को कड़ी टक्कर दे सकता है। वहीं पर लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल तो जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना करके देने की कैपेबिलिटी होती है मिड कैप कैटेगरी में। अब नो डाउट मिड कैप कैटेगरी में जब भी आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। लेकिन आपको यह भी समझना है कि कई बार क्या होता है कि जब हमारा विजन बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और हमने मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो में एक कोई एक्टिव मैनेज्ड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है और किसी निगेटिव खबर की वजह से हो सकता है कि बीच में 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उसका परफॉर्मेंस डाउन रहे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे मन में ये चीज़ें आने लगती हैं कि क्यों ना हम इस एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को चेंज कर दें और उस एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी में हम लोग स्विच हो जाएं, जो कि अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है। इससे बहुत बार क्या होता है कि हमारी कंपाउंडिंग भी इफेक्ट कर रही होती है। तो इन सबसे बचने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताया था कि जब आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड के साथ जब आप इंडेक्स फंड को शामिल कर लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखिए, आपके पोर्टफोलियो में 2 प्रकार के एक तरीके से फंड्स होते हैं। पहला कोर फंड और दूसरा सैटेलाइट फंड। कोर फंड उन फंड्स को कहते हैं जिसे कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हमारा गोल ना कंप्लीट हो जाए, तब तक ना तो हम वहां से रिडीम करेंगे और ना ही चेंज करेंगे। तो कोर फंड की तरह आप इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में 3 इंडेक्स में जो बताऊंगा उनमें से एक ऐसा भी इंडेक्स है जो कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को भी कड़ी टक्कर देता है रिटर्न के मामले में। साथ ही साथ जो सैटेलाइट फंड होगा, यानी कि ऐसा फंड जिसे हम भविष्य में, जैसे मान लीजिए कोई एक एएमसी का मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसमें 4 साल तक होल्ड करके थोड़ी रखेंगे। 2 साल, 3 साल तक हम वेट करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो हमें वहां से स्विच करना चाहिए, वहां से हमें निकल जाना चाहिए और किसी दूसरे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की तरफ हमें रुख करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से कहीं हमारा जो कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट ना हो जाए, इसके लिए जरूरी यह है कि स्टार्टिंग से ही आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड शामिल करके जरूर रखिएगा। अब कौन सा ये इंडेक्स होगा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले किन इंडेक्स फंड की बात होगी इस वीडियो में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। और जो तीसरा इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। शुरुआत करें अगर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से, तो इसको समझने में कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है निफ्टी मिड कैप 150, यानी कि सीरियल नंबर 101 से लेकर के 250 तक बीएससी और एनएससी में जो भी कंपनीज, जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन सब में आपका पैसा डाला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा 150 जो कंपनीज है वो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो इन 150 के 150 स्टॉक्स में आपका पैसा डाला जाएगा और किस रेशियो में, किस प्रपोर्शन में डाला जाएगा, तो उसके लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है, तो पब्लिक डोमेन में जितने भी कंपनी यानी स्टॉक्स अवेलेबल होंगे पब्लिक डोमेन में, उन सबका आज के डेट में जो शेयर का प्राइस होगा उसे मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी इसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। यानी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा, उसमें वेटेज ज़्यादा, उसमें आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि जो मिड कैप कैटेगरी में बड़ी कंपनी उसमें ज़्यादा पैसा और जो छोटी कंपनी उसमें कम पैसा, इस तरीके से वेटेज डिसाइड होता है। अब आपको ये समझना है कि चूंकि ये 150 के 150 स्टॉक्स में पैसे डाले जा रहे हैं मिड कैप कैटेगरी में, अब ऐसा तो है नहीं कि एक समय में 150 के 150 स्टॉक चलें। हो सकता है इसमें से 50 स्टॉक चल रहे हो, 60 स्टॉक चल रहे हो, बाकी के आपके 90 स्टॉक परफॉर्म ना कर पा रहे हो सकता है कि 80 स्टॉक चल रहे हो, बाकी के अगर हम लोग बात करें 70 स्टॉक परफॉर्म ना कर पा रहे हो। तो जब आप पूरे स्टॉक को शामिल कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स के माध्यम से, तो आपका रिटर्न जो है वो कहीं ना कहीं एवरेज हो जाता है। क्योंकि अगर 50 बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे हैं और बाकी के 100 को और शामिल कर लिया, यानी 150 टोटल ले लिया, तो 50 तो बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन 100 अच्छा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको एक ऐसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक कक्षा है, क्लास है जिसमें 150 बच्चे हैं। 150 बच्चों में से मान लीजिए 50 बच्चे एवरेज से ऊपर रिटर्न पाए हुए हैं, एवरेज से ऊपर मार्क्स पाए हुए हैं, और 100 बच्चे ऐसे हैं जो कि एवरेज से नीचे मार्क्स पाए हुए हैं। तो अगर मैं केवल इन्हीं 50 बच्चों को सेलेक्ट करूं
जो कि एवरेज से ऊपर नंबर पाए हैं, तो इनका एवरेज मार्क्स जो होगा वो भी एवरेज से ऊपर होगा। लेकिन अगर मैं इन 100 बच्चों को भी इन 50 के साथ शामिल कर लूं और सबका एवरेज निकाल दूं, तो नो डाउट जो एवरेज वैल्यू है सबका 150 का, वो इनके एवरेज वैल्यू से, जो 50 वाले को हमने लिया था उसके एवरेज वैल्यू से कम हो जाएगा। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी होता है, स्टॉक्स में भी, सिलेक्शन में भी होता है। अगर हमने केवल टॉप के 50 स्टॉक को शामिल किया रहता तो हमारा रिटर्न हाई रहता, लेकिन चूंकि हमने 150 कंपनी को यहां पर सेलेक्ट कर लिया, इस वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है रिटर्न वाइज वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, टोटल 100 स्टॉक्स में आपके पैसे डाले जाएंगे और किस हिसाब से इस कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल 150 कंपनीज हैं, टोटल जो 150 कंपनीज हैं, उन 150 कंपनी में से 100 ट्रेडेबल स्टॉक जो कि NSE पर लिस्टेड हैं, उनमें से आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वहाँ पर वेटेज देते हुए आपको पैसे डाले जाएंगे। यानी कि 150 जो कंपनी लिस्टेड हैं, उनमें से जो ट्रेड करने वाले स्टॉक्स होंगे 100 के, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, उसके बेस पर यहाँ पर सेलेक्ट किया जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ी कंपनी जो 100 मिड कैप कैटेगरी की है, उसमें आपका पैसा डाला जाएगा, और जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा, उसमें उतना ही वेटेज आपका ज़्यादा होगा। अब आपको समझने में यहाँ पर कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इससे पहले जो हमने निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स देखा था और ये निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है, चूंकि यहाँ पर 150 कंपनी में पैसे डाले जा रहे थे और यहाँ पर कंपनी का संख्या कम हो चुका है, तो ये नो डाउट हमें रिटर्न ज़्यादा बना करके दे सकता है इसकी तुलना में। ठीक है, तो अभी हम लोग रिटर्न के भी बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अंत तक जोड़ रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला है। वहीं पर अगर तीसरे इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, टोटल जो 150 मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, उनमें से हमें 50 स्टॉक को चुन करके ये इंडेक्स बनाना है। और ये जो 50 स्टॉक चुने जाएंगे, किस बेस पर चुने जाएंगे? मोमेंटम के बेस पर। मोमेंटम का मतलब होता है कि जो स्टॉक प्राइस वाइज रिटर्न बना करके दे रहा हो, यानी कि जो रैली दे रहा हो, जो मोमेंटम में हो, जो फॉर्म में हो, जो रिटर्न बना करके देगा, उसे हम लोग मोमेंटम मान करके चलेंगे। तो 150 के 150 स्टॉक्स को हम लोग एक मोमेंटम स्कोर अलॉट कर देते हैं। और ये मोमेंटम स्कोर किस बेस पर होगा? पिछले 6 महीने और 12 महीने के प्राइस रिटर्न के हिसाब से इनको और इनके वॉलेटिलिटी को एडजस्ट करते हुए सबको एक मोमेंटम स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा। और उस मोमेंटम नॉर्मलाइज जो मोमेंटम स्कोर होगा, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी टॉप के 50 स्टॉक्स आएंगे, उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। एक बार और आसान भाषा में समझते हैं, टोटल जो 150 कंपनीज हैं, उनको उनके पिछले 6 महीने और 12 महीने के रिटर्न के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा और सबको एक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। और जो भी उनका स्कोर आएगा रिटर्न के हिसाब से, वो हम लोग यहाँ पर अलॉट कर देंगे। और उसके बाद से 150 कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद से जो टॉप के हाईएस्ट स्कोर जनरेट करने वाले टॉप के 50 स्टॉक्स होंगे, उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। यानी मोमेंटम और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर जो वेटेज होता है वो तय होता है। अब यहाँ पर आपको समझने की में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये जो है वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर टोटल 150 स्टॉक शामिल हो रहे थे निफ्टी मिड कैप 150 में। निफ्टी मिड कैप 100 में 100 स्टॉक शामिल हो रहे थे और यहाँ पर केवल 50 स्टॉक शामिल है। और 50 स्टॉक किस बेस पर? जो कि मोमेंटम में है, जो कि ऑलरेडी फॉर्म में है, जो कि लगातार रिटर्न बना करके दे रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें बना करके दे सकता है। अब एक बार रिटर्न वाइज भी हम लोग चेक कर लेते हैं, जिससे हमें एक एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने आ जाए। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की। तो इनका जो बेस डेट है इस इंडेक्स का, वो 2005 का है। और अपने बेस डेट से इन्होंने पिछले 1 साल में लगभग 48% का, 5 साल में लगभग 31.5% का, और सिंस इंसेप्शन लगभग 18.5% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। वहीं पर अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के बारे में, तो इनका जो बेस डेट है वो 2003 का है। वो 2003 का है और अपने बेस डेट 2003 से पिछले 1 साल में इन्होंने जो रिटर्न दिया है लगभग 49% का, 5 साल में जो इनका रिटर्न है लगभग 31.5% का, और सिंस इंसेप्शन यानी 2003 से अब तक एनुअली जो इन्होंने रिटर्न बना करके दिया है वो लगभग 22.5% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। तो इससे पहले मैंने जो आपको दिखाया था 18 दशमलव समथिंग था, वो निफ्टी मिड कैप 150 का था। अब स्टॉक की संख्या कम करके हम 100 तक ले आए, यानी निफ्टी मिड कैप 100, तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। अब और स्टॉक की संख्या कम कर देते हैं, निफ्टी मोमेंटम 50 कर देते हैं, इसमें देखते हैं आपका रिटर्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
आप अपने स्क्रीन पर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स देख पा रहे होंगे और अगर इनके बेस डेट की बात करें तो 2005 से इनका बेस डेट है और इस बेस डेट से रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग इन्होंने 60% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। 5 साल में रिटर्न लगभग 39% और सिंस इंसेप्शन 25.33 का एनुअल रिटर्न इन्होंने बना करके दिया हुआ है। यानी 2005 से अब तक एनुअली इनका जो रिटर्न है वो 25.33% का है। अब रिटर्न वाइज अगर हम लोग देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 से ज़्यादा रिटर्न निफ्टी मिड कैप 100 का है और उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स का है। अब क्यों ऐसा हो रहा है मैंने आपको समझा दिया कि चूंकि यहाँ पर 50 स्टॉक्स ही केवल शामिल हैं और ये 50 स्टॉक ऐसे होंगे जो कि हाईएस्ट रिटर्न बना करके दे रहे होंगे पिछले 6 महीने और 12 महीने से। और यहाँ पर रिटर्न इससे क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टॉक को शामिल किया गया जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी 100 कंपनी होगी मिड कैप कैटेगरी में। और यहाँ पर रिटर्न कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स भी शामिल होंगे जो कि मोमेंटम में तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि ये ऐसे स्टॉक्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया जो कि रैली नहीं दे रहे होंगे या फिर जो फॉर्म में नहीं होंगे, जो रिटर्न बना करके नहीं दे रहे होंगे। तो जब भी आप पूरे स्टॉक्स को कैटेगरी वाइज पूरे स्टॉक को शामिल कर लेते हैं तो आपका रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है और जितना कम स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना ही रिटर्न बढ़ने की संभावना रहती है। इससे आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे कि क्यों आपको बोला जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा म्यूचुअल फंड मत रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड रखेंगे, यही कॉन्सेप्ट उस पर भी लागू होता है, जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड रखेंगे उतना ही रिटर्न आपका कम होते चला जाएगा और जितना कम म्यूचुअल फंड रखेंगे उतना ही रिटर्न आपका बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स यहां तक क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब कुछ और पैरामीटर्स के आधार पर निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी 150 मोमेंटम 50 तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। प्राइस वाइज अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो पिछले सिंस इंसेप्शन मतलब 19-20 साल में जो निफ्टी 150 का जो रिटर्न रहा है वो 18.66 का रहा है, निफ्टी मिड कैप 100 का जो रिटर्न रहा है वो 22.38 का रहा है और इसका जो रिटर्न रहा है वो 25.33% का रहा है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि कोई भी जो इंडेक्स है या फिर म्यूचुअल फंड है वो अपने एवरेज, जैसे ये जो रिटर्न बना करके दिया है ये पर्टिकुलर किसी एक साल में हो सकता है ये 60% पॉजिटिव में भी रिटर्न दिया हो और किसी साल हो सकता है -10% नेगेटिव में भी रिटर्न दिया हो। तो ये पिछले 19-20 सालों का एवरेज निकाल करके ये हमें एवरेज रिटर्न बताया जाता है। तो मान लीजिए एवरेज रिटर्न ये 18.66% है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 21.09% है, यानी इस एवरेज वैल्यू से ये 21.09 ऊपर और 21.09 नीचे तक ये जा सकता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना ही फंड स्टेबल माना जाता है। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होता है, इस तरीके से होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने एवरेज वैल्यू के आसपास ही भटक रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 21.09% का है। निफ्टी मिड कैप 100 के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 21.84% का है और वहीं पर बात करें अगर निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स की तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 21.24% का है। इन तीनों में सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है और नो डाउट आपका रिटर्न भी इसी का सबसे कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सबसे ज़्यादा है और रिटर्न के मामले में ये सबसे ज़्यादा है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के बीच में आ रहा है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि जितना हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। नेगेटिव वे में इस तरीके से ले सकते हैं कि जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उतना फंड जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अब जब फंड ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तभी आपको ज़्यादा रिटर्न भी बना करके देगा। तो ये पॉइंट आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा मार्केट जब ऊपर उठेगा तो उतना ही आपको ये ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। लेकिन आपको इन चीज़ों के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब मार्केट गिरेगा तो ये ज़्यादा गिरेगा भी। ठीक है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तब आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बीटा की बात करें, बीटा हमें ये बताता है कि ये जो बीटा कंपेयर किया गया वो निफ्टी 50 की बेस पॉइंट से कंपेयर किया गया, यानी निफ्टी 50 की तुलना में इन तीनों इंडेक्स कौन सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो देखिए बीटा का वैल्यू जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो 1 होता है। अब अगर ये 1 से कम है, यानी कि ये जो बेंचमार्क लिया जा रहा है इसकी तुलना में ये जो इंडेक्स है वो कम वोलेटाइल होगा। तो इसका 0.84 है, इसका 0.86 है और इसका 0.80 है। तो ये जो बीटा जो टेक्निकल डेटा हमें बताया जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ये वाला जो फंड है वो सबसे कम वोलेटाइल बताया जा रहा है, सबसे कम वोलेटाइल। ये जो भी डेटा मैं लिया हूँ वो एनएससी के जो फैक्टशीट जारी की जाती है हर एक क्वार्टर में उससे ये डेटा लिया गया है, जिसको आप कंफर्म कर सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको रिटर्न भी सबसे ज़्यादा बना करके दे रहा है, ये कम वोलेटाइल भी है
और सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसके साथ हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये फंड वोलेटाइल भले यहाँ पर आंकड़े में कम दिख रहा है, लेकिन जब मार्केट करेक्ट होगा तो ये फंड ज़्यादा गिरेगा भी इन दोनों की तुलना में। क्योंकि यहाँ पर जो फंड का सिलेक्शन किया गया, जो स्टॉक का सिलेक्शन किया गया, वो किस बेस पर किया गया? मोमेंटम के बेस पर। यहाँ पर उस स्टॉक की क्वालिटी या फिर वैल्यू की बात नहीं की जा रही है, केवल मोमेंटम देखा जा रहा है कि पिछले 6 महीने में और 12 महीने में जो रिटर्न बना करके दे रहा है उसी को हम केवल शामिल कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि उस स्टॉक में पंप डंप करके उसके प्राइस को बढ़ा दिया गया हो, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आई हो जिसकी वजह से अचानक से एक बबल क्रिएट हो चुका हो और जिसकी वजह से प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहा हो, जिसकी वजह से प्राइस रिटर्न भी ऊपर दिख रहा हो और मोमेंटम में ये फंड आ गया हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से जब मार्केट करेक्ट होगी तो ये ज़्यादा गिरने की संभावना भी रहेगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप आंख बंद करके इस फंड को ले सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूँ तो देखिए, मिड कैप कैटेगरी में आपके पास 3 इंडेक्स फंड अवेलेबल है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न है। और साथ ही साथ आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन करिए जिसमें मिड कैप कैटेगरी का एक कोर फंड हो और एक सैटेलाइट फंड हो। कोर फंड के तौर पर आप इस निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं, और सैटेलाइट फंड के तौर पर आप एक एक्टिव मैनेज्ड जो म्यूचुअल फंड होता है उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर 10 साल 15 साल 20 साल का अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है और इस टाइम पीरियड में अगर 2-3 साल 3 साल 4 साल अगर आपने ट्रैक किया और वो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आपका जो कंपाउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका दूसरा फंड मिड कैप कैटेगरी का अभी भी शामिल होगा। और चूंकि ये किसी भी एएमसी के बायसनेस की वजह से या फिर फंड मैनेजर के बायसनेस की वजह से ये प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है केवल उसी को रेप्लिकेट किया जाता है पर्टिकुलर एएमसी के द्वारा। तो चूंकि ये एक इंडेक्स है तो इस पर एएमसी का डायरेक्टली कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी भी एएमसी का इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। जब भी आप अपने फंड का सिलेक्शन करें या फिर पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो प्रॉपर रिसर्च और अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।